हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो इसमें कुछ। सर लेक्चर नंबर मेंस का कौन सा? रिजल्ट आया आज शेखर। रेजोनेंस सर तुम्हें बताया जाएगा जो भी रिजल्ट रहेगा। अभी सारे बच्चों का रिजल्ट देखा जा रहा है, लेट से रिजल्ट आया था, तुम्हें देखा जा रहा है, वो सब एक साथ तुम्हें मिल जाएगा। मतलब किन बच्चों का क्या रिजल्ट है, ओवरऑल रेजिडेंस का क्या रिजल्ट है, अपने सेंटर का रिजल्ट क्या है, तुम्हें वो सारा कुछ मतलब जो भी रिजल्ट आता है तो तुम्हें खुद पता चलेगा इन्फॉर्मेशन। जब एक बार कंपाइल हो जाएगा रिजल्ट तो तुम्हें भी बताया जाएगा ओवरऑल कि क्या रिजल्ट है उसमें। सर मेरे एक भैया का तो ठीक है, अभी तुम लोग 16,000 पढ़ लेते हैं, बाकी रिजल्ट वगैरह जो भी है तुम लोगों को ये पेपर 2 साल के बाद तुम्हें भी ये पेपर देना है। रिजल्ट जो है यहाँ पे है, जैसे मैं देख रहा था, ये तो अलग अलग है, बट हाईएस्ट रैंक जो रेजिडेंस अभी तक का मुझे पता हो सकता है टॉप 10 में भी हो, 11th रैंक है रेजिडेंस कोटा सेंटर से। यहाँ पर का भी रिजल्ट जो है, एक दो बच्चे जो मेरे कंसल्ट में है 2000 के अप्रॉक्स, यहाँ का भी रिजल्ट है 2000, मतलब 2000 के आसपास के सारे बच्चे हैं यहाँ पे। वो तुम्हें एक साथ जो भी रहेगा वो बताया जाएगा। अगला टॉपिक नहीं, अभी हम लोग मैंने क्या बताया, अगर लेट से ज्वाइन हो तो मैंने पीओसी का कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो पीओसी में सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है अमाइन के लिए, टेस्ट टेस्ट फॉर अमाइन। टेस्ट फॉर अमाइन, दैट मीन्स NH2 ग्रुप, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी, टर्सरी। तो एक लास्ट टेस्ट यही है, टेस्ट फॉर अमाइन। अब इसके लिए 2-3 टेस्ट है। तो फर्स्ट टेस्ट है यहाँ पे है कार्बाइल एमीन टेस्ट। कार्बाइल एमीन टेस्ट, और कार्बाइल एमीन टेस्ट में जो रिएजेंट यूज किया जाता है तो क्या होता है इसमें CHCl3 प्लस KOH। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आइडो फॉर्म कहीं पे आता है तो इसमें I2OH माइनस या I2NOH। तो जब भी कार्बाइलेमिन टेस्ट आता है इसमें, उसमें रिएजेंट क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। देख लेते हैं, काफी आसान सा ये भी। हाफ ये RNH2, अगर इस टाइप से लिखा रहे हैं RNH2 कि कितने डिग्री का अमाइन है, बताओ सब लोग। 1 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? 1 डिग्री, 1 डिग्री प्राइमरी। RNH2 अगर लिखा जा रहा है इस टाइप से तो मैं चेक करके बताना कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी अमाइन है ये। सर वो बता नहीं सकते जरा? अब इतना तो आना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ N को देख करके बता सकते हैं। तो आर में कोई कार्बन चेन होगा, सर पर वो कार्बन CH3, चेन अगर वर्टिकल रहा तो NH2, ये क्या तुम्हारा इसमें प्राइमरी, NH2 आगे देखो प्राइमरी, क्योंकि नाइट्रोजन से एक ही कार्बन एटम कनेक्टेड आ रहा है, क्लियर है। सेकेंडरी का होता है, ये चीजें हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं। H कम हो जाएगा, ये क्या रहेगा तुम्हारा इसमें यहाँ पे, NH हो जाएगा। सेकेंडरी कार्बन चेन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जैसे भी रहो उससे मतलब नहीं है वहां पे, कहीं भी रहेगा। बस देखना है क्या तुम्हें नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है। नाइट्रोजन से अगर एक ही कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है दैट मींस वो प्राइमरी। नाइट्रोजन से 2 कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है दैट मींस सेकेंडरी। और 3-3 कार्बन और कनेक्टेड और नाइट्रोजन से डायरेक्टली दैट मींस ये क्या रहेगा तुम्हारा टर्सरी। कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अब इसमें देखोगे क्वेश्चन आ रहा था इसमें लेक्चर नंबर, उसका कुछ ये देख लोगे तुम लोग कैलकुलेट करके कौन सा लेक्चर नंबर चल रहा है इस पे लोग इस टॉपिक का। मैं अगर डेट वाइज अगर देखोगे, अगर रिकॉर्डिंग देखो तो मैं डेट वाइज डाल देता हूँ वहाँ पे। जो भी तुम्हारा यूट्यूब चैनल जो तुम्हारा ग्रुप बना हुआ है J3 का JB नाम से, मैं डेट वाइज डालता हूँ वहाँ पे है। तो लेक्चर नंबर क्या है वो मुझे भी याद नहीं है, किस डेट का अगर लेक्चर उठा हुआ है किन्हीं का उस टाइप से देख सकते हो डेट वाइज। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ये क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। यहाँ पे अगर NH2 आ रहा है दैट मीन्स प्राइमरी, NH है दैट मीन्स सेकेंडरी, और सिर्फ N आ रहा है, H है ही नहीं
टू टर्सरी, ऐसे भी चेक कर सकते हो। ये क्या है तुम्हारा प्राइमरी। अब RnH2, या और भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे R को इस तरीके से सोच लो। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा तुम्हारा RCH2, RCH2NH2, ये क्या है यहाँ पे प्राइमरी अमाइन। अब इसका रिएक्शन जब कर देते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म्स CHCl3 प्लस KOH के साथ, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन RCH2NC, ये कौन सा ग्रुप है, कौन बताओगे? NC, तो क्लास में कर चुके नोमेनक्लेचर में। कार्बामाइड। कौन सा ग्रुप है? कार्बामाइड। कार्बामाइड। नहीं, साइनाइड, साइनाइड तो नहीं है वो। ट्राइल। NC को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? मैंने बताया था कि RCN, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। रिवाइज नहीं कर रहे तुम लोग पूरा। ये CN होती है साइनाइड, कार्बन के साइड से R से कनेक्टेड हो, और ये RNC। तो नीचे वाला क्या रहेगा अब तो बताओ? एक को बोलते हैं साइनाइड और दूसरे को आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। सही, अब सही है इसमें। तो देखते हैं यहाँ पे है, इस टाइप से तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप आ रहा है। जब प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्ट करता है तो फाइनली जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या? RCH2NC। आपको सर पता कैसे करेंगे यहाँ पे है, ये प्राइमरी अमाइन ही है, क्योंकि मुझे दिखेगा तो नहीं प्रोडक्ट क्या आ रहा है, बट जैसे ये प्रोडक्ट अगर फॉर्म हो रहा है NC, इसका स्मेल आता है यहाँ पे। इसका जो स्मेल आता है आइसोसाइनाइड का, अनप्लीजेंट सा स्मेल आता है यहाँ पे, अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड। और जैसे अनप्लीजेंट सा स्मेल आना शुरू हो जाता है तो वो समझ पाएंगे कि ये प्राइमरी अमाइन ही रहा होगा। अब प्राइमरी अमाइन में चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक अमाइन हो, एरोमेटिक अमाइन बोलने का मीनिंग क्या है कि एरोमेटिक रिंग दैट मींस बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। ये भी NH2 आ रहा है, दैट मींस ये भी प्राइमरी है। इस कंपाउंड का नेम कौन बताओगे? अनिलीन। एनिलीन। कंपाउंड्स का नेम एनिलीन। एनिलीन। बताओ, सब लोग बताओ, इसमें पता होना चाहिए इस कंपाउंड्स का नाम। बेंजीन को पर NH2 लगा दिया गया है, इसका नेम क्या है? एनिलीन। एनिलीन। बताओ, अनम्यूट करके बताओ, चैट बॉक्स में एनिलीन लिख के है बताना सर। है। एनिलीन सही है, इसमें से क्या? तो ये बाकी सब लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे। एक मिनट, तुम लोग कुछ बोल रहे हो या मुझे शायद प्रॉपर वॉइस नहीं आ रहा है किन्हीं का? स्टार्टिंग में तो आ रहा था। एक मिनट, एक मिनट में चेक करता हूँ यहाँ पे। सर अभी कुछ बोला ही नहीं। एक मिनट वेट करो। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल बता रहे होगे, ये सब आसान सा पार्ट है। एक मिनट।
देखते हैं, कुछ वॉइस में प्रॉब्लम शायद आ रहा है अभी। तो ठीक है, इसमें चैट क्लियर है बॉक्स में बता आपकी। सकते हो, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ तो कम सही हो। बाकी तुम लोग चैट बॉक्स में सर बता सकते हो, आपकी शायद वॉइस वॉइस प्रॉपर नहीं क्लियर आ है। रहा है। तो सर देखते हैं, आगे हमें देखते हैं। क्लियर है बाकी पर नेम आपको तो ये नहीं आ आसान सा रही। था, बता सकते थे सब लोग। ये क्या एनिलीन? सर आपको हमारी वॉइस आ रही है? अब एनिलीन में ये सर भी क्या आ रहा है, आप प्राइमरी एमीन आ नहीं रहा आ है रही सर तुम्हारा। को हमारी और वॉइस। जब प्राइमरी एमीन सर NH2 को आ रहा है, आवाज नहीं आ तो रही। यहाँ भी सेम। देखिए यहाँ पे NH2 RCH2 तो एज आ गया यहाँ पे। हेलो। और NH2 किस में कन्वर्ट हो गया? NC में, आइसोसाइनाइड। सिमिलरली यहाँ पे एनिलीन है, तो ये बेंजीन तो एज रह जाएगा। NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NC में। ये भी क्या आता है यहाँ पे? आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड को ही कार्बाइलेमिन भी बोला जाता है यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? NC। अब जैसे NC कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, आइसोसाइनाइड जैसे फॉर्म हो गया, तो आइसोसाइनाइड का स्मेल रहता है तुम्हारा अनप्लीजेंट स्मेल। और वो अगर अनप्लीजेंट स्मेल आना शुरू हो जाता है आफ्टर रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म के विच, हम लोग समझ पाएंगे वो प्राइमरी अमाइन ही रहा होगा। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। तुम लोग अभी भी मैसेज करो सर, वॉइस तुम लोगों का बिल्कुल वॉइस नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में तो कुछ आ भी रहा था, देखता हूँ मैं उसको सॉर्ट आउट करता हूँ। बाकी तब तक चैट बॉक्स में बताओ इसमें। मेरा वॉइस तो प्रॉपर आ रहा है सबको? मतलब चैट बॉक्स में ही बताओ। चलो ठीक है, मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है, तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो ठीक है फिर। तो ठीक है, यहाँ पे देखना कि एनिलीन से क्या हो रहा है, कि एनिलीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के वजह से ये भी आ रहा है NC। एनिलीन भी क्या आ रहा है? प्राइमरी एमीन ही है। ये भी क्या है? प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। और आई थिंक पिछले लेक्चर में मैंने बताया होगा कि एरोमेटिक और एलिफेटिक में क्या डिफरेंस होता है। तो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये एरोमेटिक एमीन। नॉर्मल ओपन से कनेक्टेड है, ये क्या होगा यहाँ पे? एलिफेटिक। अब जो कार्बाइलेमिन टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल कैसे करोगे? अगर स्कूल में करना हो तो मैं, अगर अमाइन को आइडेंटिफाई करना है, मेनली प्राइमरी अमाइन को, उसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म केओएच के साथ कर दो। और आफ्टर रिएक्शन अगर कुछ अनप्लीजेंट सा स्मेल आना शुरू हो जाता है, हम लोग समझ पाते हैं कि आइसोसाइनाइड ही बना होगा। तो आइसोसाइनाइड बना होगा, दैट मीन्स वो प्राइमरी अमाइन रहा होगा वहाँ पे, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, तभी वो अनप्लीजेंट सा स्मेल आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ हम लोगों को नोट लिखना था यहाँ पे। अब इसमें जो आ रहा है तुम्हारा, ओनली प्राइमरी एमीन ये टेस्ट दे पाता, कार्बाइलेमिन टेस्ट। 2 डिग्री and 3 degree amine does not give carbylamine taste. Does not give carbylamine taste. कार्बाइलेमिन टेस्ट ये इसको आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि एज ए प्रोडक्ट क्या बनता है? NC, आइसोसाइनाइड। बिल्कुल यहाँ पे प्राइमरी के लिए रहेगा, दैट मीन्स 1 डिग्री अमीन के लिए आता है यहाँ पे ये टेस्ट। मैं मेंशन कर दिया क्लियरली नीचे, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन डज नॉट गिव कार्बाइलेमिन टेस्ट। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे इस टेस्ट के बेसिस पे किस टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ पे? Which of the following compounds give which of the following compounds gives कार्बाइलेमिन टेस्ट? ऑप्शन है तुम्हारा इसमें इस टाइप से, NH2, CH2, NH2, C ऑप्शन हो NH, और D ऑप्शन
क्वेश्चन को रीड करो इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव कार्बाइलेमिन टेस्ट। इसमें ABCD है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो तुम्हें सोच के बताना है कि कौन कौन सा टेस्ट दे पाएगा ये ABCD में। अब एक देखो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि आइसोसाइनेट कैसा है। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि जब NH2 का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ होता है तो NC का फॉर्मेशन होता है। तो NC कैसे बनता है तो वो नहीं देखना है, ये पता करना है कि कैसे बना NC। वो कैसे पता करेंगे, अनप्लीजेंट सा स्मेल आना शुरू हो जाएगा तो लोग समझ पाएंगे NC बन चुका है। और ये क्लोरोफॉर्म KOH के साथ NC का बनता है जब प्राइमरी अमाइन होगा। तो पता करना कि प्राइमरी अमाइन है, उसका रिएक्शन कर देंगे क्लोरोफॉर्म KOH के साथ, और अनप्लीजेंट सा स्मेल आना शुरू हो गया तो समझ पाएंगे ये प्राइमरी अमाइन ही होगा। चलो इसमें कुछ लोग बता रहे हैं सर, जहाँ पे एक मिनट में चेक करता हूँ। अभी वॉइस आ रहा है क्या कुछ लोगों को, बताओ उधर से। सर वॉइस आ रहा है पर आपको नहीं आवाज आ रही है। तरह से मेरा तो आ ही रहा होगा, तुम लोग कुछ बताओ उसमें, शायद यहाँ पे पता चले। यस सर। सर आपका आ रहा है। तो ठीक है, कुछ सेटिंग में कुछ हो गया होगा इधर उधर, तो हो जाएगा। नहीं पिक्चर से अगर आज नहीं होता है तो हो पाएगा। मेरा तो आ रहा है नचिकेत, तुम लोगों का प्रॉब्लम है, तुम लोगों का वॉइस इधर नहीं आ रहा था। नहीं, तुम लोगों का वॉइस नहीं आ रहा अभी भी। एक मिनट चेक करता हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, इसमें कुछ सेटिंग में इधर उधर हुआ होगा। नहीं, तुम लोगों का वॉइस अभी भी नहीं आ रहा तो दर्शन। तो ठीक है, रिकनेक्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है, तुम अपना चैट बॉक्स में भी आंसर वगैरह दे सकते हो आज के लिए, बाकी वो नेक्स्ट लेक्चर से करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें आंसर बताना है तो मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव कार्बाइलेमिन टेस्ट, ABCD में से। अब आंसर आ रहा है इसमें मल्टीपल करेक्ट। मैंने बताया तुम लोगों को, ये क्या रहा है, मल्टीपल करेक्ट है। इन सब लोगों का, कुछ लोगों का AB आ रहा है, कुछ लोगों का ABD भी आ रहा है। देखोगे यहाँ पे ABD वाले थोड़ा सा देखोगे इसमें, ये तो है प्राइमरी अमाइन, NH2 है, दैट मीन्स प्राइमरी अमाइन, ये आ पाएगा। B की बात करोगे तो इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे PH CH2 NH2, ये भी क्या होगा इस केस में, आ पाएगा यहाँ पे, क्योंकि तो ये भी प्राइमरी अमाइन है। C कैसा अमाइन आ रहा है तुम्हारा इसमें, NH आ रहा है, ये सेकेंडरी, ये नहीं दे पाएगा। D की बात करें, ये NH2 तो है, बट ये अमाइन है या कोई और ग्रुप है, ये बताओ तुम लोग, ये कौन सा ग्रुप है, अमाइड अमाइड। अमाइड अमाइड वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, अमाइड। वो कीटोन भी नहीं है और अमाइन भी नहीं है, वो क्या है तुम्हारा, अभी आ रही अमाइड। है हमारी आवाज। और अमाइड के लोग पिछले लेक्चर में टेस्ट पढ़ चुके हैं, अमाइड भी ये टेस्ट नहीं दे पाता, ओनली प्राइमरी एमीन गिव्स कार्बाइलेमिन टेस्ट, ये भी नहीं दे पाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या रहेगा, सिर्फ AB। डी क्यों नहीं दे रहा, क्लियर हो गया। दिखने में लग रहा है कि NH2 है, बट एक्चुअल में ये अमाइड ग्रुप है ये। चलो ठीक है, चलो इसको कॉपी कर हम लोग, और एक मिनट वेट करो, इसमें कुछ सुनाया जा रहा है। सर आपका स्पॉटलाइट चला है। सर आप नहीं दिख रहे हैं। तो ठीक है, कॉपी कर ली, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर इसमें।
तो ठीक है, हो सकता है कुछ मैं रिज्वाइन करूंगा तो मेरा ये खत्म ये हो जाएगा, बट उसमें अभी उसकी जरूरत नहीं है। मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है, सुन करके ये कर सकते हो। तो ठीक है, इसको कॉपी करो। तो ठीक है, वो देखने का उतना भी। एक मिनट। सर अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी तो आ रहा है 9 का। एक मिनट। यस सर। अब यार आप प्रॉपर ये वॉइस आ रहा मेरा प्रॉपर, बताओ। यस सर। यस सर यस सर। चलो ठीक है, सर हमारा आ रही है प्रॉपर आपको। आ रहा है। सर हमारा चलो ठीक है, अब आ रहा तुम लोगों का सर वॉइस प्रॉपर हमारा आ रहा आ है। रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, तुम लोगों का वॉइस आ रहा है, या क्लियरली आ रहा है तुम लोगों का वॉइस भी। तो ठीक है, तो नचिकेत ने कुछ हेल्प किया इसमें। तो ठीक है, वॉइस प्रॉपर तुम लोगों का भी आ रहा है इसमें, तो कंटिन्यू कर सकता सर हूँ। सर एक बार ऑप्शन ऑप्शन लास्ट ऑप्शन एक्सप्लेन कीजिए। ओके, ऑप्शन डी की बात करोगे इसमें, तो ऑप्शन डी में तुम्हारा ये दिखने में लग रहा है कि NH2 है, बट एक्चुअल में किससे कनेक्टेड है? C डबल बॉन्ड NH2। और हम लोग जानते हैं कि C डबल बॉन्ड NH2 ये तो अमाइन है ही नहीं। अमाइन क्या अमाइन होता है? जब ये सिर्फ NH2 यस सर। इधर कोई कार्बन चेन हो, ये अमाइड ग्रुप आ गया। और अमाइड के लिए टेस्ट नहीं, ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन। दैट मीन्स ये डी टेस्ट नहीं दे पाएगा तुम्हारा, ओनली ए एंड बी गिव्स कार्बाइलेमिन टेस्ट। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग कॉपी भी कर चुके हैं, यहाँ पे है। यही एक टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है अमाइन के लिए। नेक्स्ट है इसमें सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट होता है इसमें हॉफमैन मस्टर्ड आयल टेस्ट। हॉफमैन मस्टर्ड आयल टेस्ट। अब यहाँ पे देखना है कि हॉफमैन तो साइंटिस्ट का नेम है, यहाँ पे मस्टर्ड आयल टेस्ट क्यों बोलता है यहाँ पे, देखते हैं इसका रीजन अभी। अब यहाँ पे कोई भी अगर प्राइमरी अमाइन आ रहा हो RCH2NH2, इस प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन CH2 के साथ हो पहले, यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड। CH2 का नेम क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड CH2। और जब CH2 का रिएक्शन होता है यहाँ पे है, ये प्रोडक्ट बन जाता है RCH2NH C डबल बॉन्ड SH। और इसका रिएक्शन जैसे HgCl2 के साथ होता है यहाँ पे, इसमें जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। और यही जो प्रोडक्ट बनता है इसी का स्मेल रहता है, इसमें सर वो थायोआल्कोहल है। एक मिनट वेट करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल क्या होता है? मतलब हिंदी में बात करूं मैं यहाँ पे, मस्टर्ड ऑयल तो सरसों का तेल जो होता है उसी को क्या बोले? मस्टर्ड ऑयल। उसका जो भी स्मेल है, अगर मस्टर्ड ऑयल के जैसा स्मेल आना शुरू हो जाता है आफ्टर रिएक्शन विथ CH2 एंड HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड। आफ्टर रिएक्शन विथ CH2 एंड HgCl2 स्मेल आना शुरू हो जाता है मस्टर्ड ऑयल की तरह। और मस्टर्ड ऑयल की तरह अगर स्मेल आना शुरू हो जाता है
हम लोग समझ पाएंगे वो प्राइमरी अमाइन ही रहा होगा। अब देखो यहाँ पे जो इसमें याद क्या रखना है? हाँ बताओ। तो इसमें याद क्या रखना है हमें? इसमें देखो याद ये रखना है कि हॉफमैन मस्टर्ड आयल टेस्ट कौन सा अमाइन, एक तो पहले अमाइन के लिए है। एक सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव मस्टर्ड आयल टेस्ट। तो मस्टर्ड आयल टेस्ट किसके लिए रहा था? अमाइन के लिए। ये याद रखना है तुम्हें। बीच का रिएक्शन बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पर। और उसका स्मेल क्या होता है तो नेम से क्लियर है कि मस्टर्ड आयल की तरह ही उसका स्मेल होता है, इसलिए इसका नेम ही दिया गया है मस्टर्ड आयल टेस्ट। क्लियर है? देखते हैं यहाँ पे अभी हम लोग ये क्या रहता है यहाँ पे RCH2NH2। अब ये भी जो रहता है सिर्फ सेकेंडरी, ये प्राइमरी अमाइन के लिए, सेकेंडरी एंड टर्सरी ये नहीं दे पाता यहाँ पर। इसमें भी नोट लिखेंगे हम लोग। सर हमें ये रिएक्शन याद रखना है क्या? रिएक्शन देखो इसमें मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग लेक्चर से मैं बता रहा हूँ कि रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे कि हॉफमैन मस्टर्ड आयल टेस्ट कौन सा ग्रुप देता है? प्राइमरी अमाइन। कैसे पता करेंगे? लेकिन ये प्राइमरी अमाइन है तो उसका रिएक्शन CH2 एंड HgCl2 के साथ करना है। अब तो क्वेश्चन तुम लोग सेक्शन ABCD किए हो गए, तो सेक्शन C एंड D में उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि वहां पे क्लियरली जो क्वेश्चन सॉल्व किए होगे ढंग से, तो वहां पे कहीं से भी रिएक्शन का क्वेश्चन नहीं है। तो सिंपली याद रखना है कि जो हॉफमैन मस्टर्ड आयल टेस्ट किसके लिए होता है? प्राइमरी अमाइन के लिए, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। एरोमेटिक का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। NH2 एनिलीन, इसका रिएक्शन जब CH2 के साथ करते हो इसमें, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा RCH2, सॉरी तो ऊपर वाले रिएक्शन के लिए था। या दोनों को अगर एक साथ लेना है यहाँ पे कि फर्स्ट रिएजेंट क्या हो CH2 और सेकेंड रिएजेंट क्या हो इसमें HgCl2, और दोनों एक साथ अगर लिया जा रहा है तो डायरेक्टली कोड क्या बन जाएगा तुम्हारा इसमें? एक मिनट, इसमें एक यहाँ पे थोड़ा करेक्शन रहेगा तुम्हारा इसमें, क्योंकि CH2 ये NH2 कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा इस प्रोडक्ट में यहाँ पे है, और फाइनली ये NCS बन जाता है यहाँ पे, तो ये CH2 कर लोगे। इसमें जो फाइनल कोड बनता है तुम्हारा NH2 कन्वर्ट हो जाता है NCS में। ये कंपाउंड जैसे NCS बन जाता है यहाँ पे N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, और इसको बोलते हैं हम लोग इन जनरल, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अल्काइल आइसोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। तो नेम की भी जरूरत नहीं है, बस याद रखना है कि प्राइमरी अमाइन के साथ जब CH2 HgCl2 रिएक्ट करता है तो मस्टर्ड आयल की तरह उसका स्मेल आ पाता है प्रोडक्ट का, और जैसे स्मेल आना शुरू होगा तो हम समझ पाएंगे वो कैसा अमाइन होगा, प्राइमरी। इतना ही याद रखना है। सर वो आइसोथायो है ना? बिल्कुल, आइसोथायो, THIO, आइसोथायोसाइनेट। देखेंगे ये चीजें, इसका नेम कैसे रहा था तो एक चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को बुकलेट मिला भी होगा बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का। बताओ सब लोग बताओ, बुकलेट मिला होगा BIN का? यस सर। हाँ सर। बिल्कुल सही। यस सर इसमें मिला है। बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का एक बुकलेट, छोटा सा Yes, बुकलेट sir. आता है इसका, तो मिला हो तो सुनो ये चीजें का इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम पढ़ेंगे। सारा जितना भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो इस पार्ट में आता है, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। यहाँ पर भी एक नोट लिख लोगे कि यहाँ पर भी इसका भी स्मेल क्या होगा? मस्टर्ड आयल की तरह, स्मेल ऑफ मस्टर्ड आयल। स्मेल ऑफ मस्टर्ड आयल। इसमें भी जैसे कि ऑप्शन पीछे था, यहाँ पे ये सेम ऑप्शन यहाँ पर भी अगर दिया रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स मस्टर्ड आयल टेस्ट, जो प्राइमरी अमाइन है, यहाँ पर एक नोट लिख लोगे। ये दोनों एक जैसा ही है, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन डज नॉट गिव मस्ट, सिंपली बोल दो मस्टर्ड आयल टेस्ट, या हॉफमैन साइंटिस्ट नेम के बेसिस पे दिया गया है मस्टर्ड आयल टेस्ट।
ये सेकंड टेस्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट, तो कॉपी करो यहाँ पे। इसमें जो याद रखने वाला पार्ट है कि मास्टर डायल टेस्ट किस ग्रुप के लिए रहा था, अमाइन के लिए, अमाइन फंक्शनल ग्रुप के लिए, और उसमें भी किसके लिए, ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी टर्सरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देता, बस इतना याद रखना है। बाकी ये रिएक्शन सोच रहे हो सर, रिएक्शन लिख रहे हैं यहाँ पे, तो रिएक्शन कैसे होता है इसका हर एक स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले बता रखा है कि 12th में सीखेंगे रिएक्शन होता कैसे एक्चुअल में है। कर ले, कॉपी कर लिया यहाँ पे। बताओ सब लोग, बताओ कॉपी कर लिया यहाँ तक सब लोग? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। One तो इसमें minute, अलग से sir. क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इसमें दूसरी टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें चेक करो जो प्राइमरी अमाइन है वही मास्टर डायल टेस्ट दे पाता है। नेक्स्ट है इसमें हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट। अब देखो एक क्वेश्चन भी आया हुआ था संडे के एग्जाम में जो नीट का पेपर हुआ था, हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था मैं बताता हूँ अभी इस टेस्ट के बाद, जैसे टेस्ट पढ़ा लेते हैं हम लोग। हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट, ये साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे है हिल्सबर्ग। अब जो हिल्सबर्ग रिएजेंट होता है उसको बोलते हैं PHSO2Cl। सर नीट के एग्जाम में आया था कि रेजोनेंस के प्रैक्टिस नहीं, टेस्ट वाले? नीट के एग्जाम में संडे को जो नीट का पेपर हुआ था नेशनल लेवल पे, जिसमें कि नीट का जो इतना तो पता हो, नीट का जो पेपर हुआ संडे को उसमें ऑलमोस्ट 16 लाख बच्चे क्लियर हुए थे। यस सर। उसमें उतने बच्चे, तो उसका पेपर का क्वेश्चन है, और उसमें नीट एक ही बार होता है। मेंस तो जैसे कि 4 अटेम्प्ट कर दिया गया है, लेकिन नीट साल भर में एक ही बार होता है नीट का पेपर। तो काफी इंपॉर्टेंट पेपर होता है डॉक्टर बनने के लिए, मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। उसमें से एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं क्या क्वेश्चन था। काफी आसान सा क्वेश्चन था वो भी। सेलेक्ट कितने होते हैं, सनिका पूछ रहे हो सर सेलेक्ट कितने होते हैं इसमें? सेलेक्ट का जो तुम्हारा सीट है वो अलग अलग रहता है, बट ऑलमोस्ट ओवरऑल अगर इंडिया की बात करो तो उसमें ऑलमोस्ट 50,000 सीट होता है मेडिकल में। 50,000 से कुछ ज्यादा ही होता है, 60,000 के आसपास। सर ये तो बहुत कम सीट्स है। कम ही होता है इसमें। ओवरऑल देखोगे, मैंने एडवांस और मेंस के भी पिछले क्लास में शायद तुम लोगों के पेज में बताया था। एडवांस में जेईई एडवांस में जो आईटी कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स होते हैं 15,000 और 18,000 के आसपास एनआईटी कॉलेज में। बाकी फिर ट्रिपल आईटी और भी जो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज होते हैं इंजीनियरिंग वो अलग है, तो कम ही सीट्स होते हैं। अब 60 लाख बच्चे में मान लो कि अगर ओवरऑल कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं या कुछ उसमें भी अलग अलग रहता है, कुछ एमबीबीएस मिल जाता है कुछ बच्चों को, कुछ बीडीएस लेते हैं, बैचलर इन डेंटल साइंस बीडीएस, और बहुत सारा उसमें रहता है वहां पे। तो सब मिला करके 1 लाख बच्चे बोल सकते हो ओवरऑल, बट फिर भी ऐसा नहीं कि सारे बच्चे का हो जाता है वहां पे। अब तो मैं क्वेश्चन इसमें गायत्री बोल रहे हैं कि इसमें यहाँ पे 7 क्वेश्चन फिजिक्स के मॉडल से आया हुआ है, तो इसमें हाँ सर, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन थे 3, मैंने देखे अपने भाई के क्वेश्चन पेपर में। बिल्कुल वो क्वेश्चन पेपर होगा वहां पे। हाँ सर। किस बैच में था? अगर भाई यहाँ पे रेजिडेंस में था? नहीं सर, वैसे नहीं बोला मैंने। मेरा मतलब ये है कि वैसे जो कुछ क्वेश्चन थे उसके सिमिलर टाइप क्वेश्चन मैंने हमारे मॉड्यूल में सॉल्व किया है, ऐसा बोला मैंने। ओके, वो है। मैं अपनी बात करूँ यहाँ और केमिस्ट्री की बात करूँ, उसमें शायद तुम लोग उसमें पढ़े नहीं हो। 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और 18 क्वेश्चन में से इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि क्लास नोट्स में नहीं है। 18 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एक भी ऐसा रिएजेंट नहीं है
जो कि क्लास नोट्स में नहीं पढ़ाया गया, सारा क्वेश्चन क्लास नोट्स से आया हुआ है। तो क्लास नोट्स के अलावा कुछ नहीं रहता है रेजोनेंस के मॉड्यूल में या उससे आसपास रिलेटेड। अब डेटा चेंज कर दिया गया, मान लो कहीं पे 4 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, आंसर वहां पे आ गया 5, क्वेश्चन सेम ही है वहां पे, तो सिर्फ डेटा चेंज हो सकता है, बाकी जो चीजें रहता है रेजोनेंस का मॉडल इतना रिसर्च करके बनाया गया है, जो तुम्हारा लेक्चर नोट्स होता है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। सही है, बिल्कुल शेखर साहब, अगर डॉक्टर बन जाएगा तो फिर पेशेंट का वो भी है, तो सारे डॉक्टर तो नहीं बनते हैं, लेकिन तुम ही लोग तैयारी कर रहे हो इसमें भी 8 या 9 लाख बच्चे अपीयर होते हैं जेमेंस के एग्जाम में। एनआईटी में एडमिशन कितने को मिलता है? 18,000 या 20,000 के आसपास जो भी है। तो टफ तो है, आसान होता तो हर कोई कर ले जाता है, टफ है तभी तो जो करते हैं टफ वाला पार्ट वो वहां पे आईआईटी या एनआईटी कॉलेज पहुंच पाते हैं। ये तो सोच के काम करना है तुम्हें। चलो ठीक है, हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। सर आप कौन सा एनआईटी से हो? बताया था तुम लोगों को, तुम लोग ग्रुप नहीं देखते इसमें, तुम लोगों का जो ग्रुप पटना। होगा उसमें एक पटना। एनआईटी पटना। एनआईटी पटना। उसमें सब कुछ दिया गया वहां पे है, जो डीसी वाला ग्रुप पे होगा उसमें। मैंने कई बार बताया, कई सारे बैच में मैं बताता भी हूँ। तो ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल रहा है। जैसे कि मैं अपने बारे में बताया भी था कि मेरा ब्रांच सीएस था, तो मैं कई चीजें बताता हूँ तुम्हें। देखिए आईटी बॉम्बे तुम्हें चाहिए, आईटी बॉम्बे में अदर ब्रांच चाहिए तो 1000 के अंदर भी लाते हो रैंक तो अदर ब्रांच मिल जाएगा, बट तुम्हें सीएस चाहिए तो अंडर 100 लाओगे तो फिर आईटी बॉम्बे का सीएस मिलेगा। तो कॉलेज ब्रांच वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सा ब्रांच चूज कर रहे हो, कौन सा कॉलेज चूज कर रहे हो। सर और आईआईटी दिल्ली के लिए रैंक? आईआईटी दिल्ली के लिए, आईआईटी दिल्ली में भी तुम्हें वहां पे ये पता हो, आईआईटी दिल्ली में भी तुम कुछ ब्रांचेस वहां के काफी अच्छे होते हैं, बट इन जनरल अगर 4000 या 3000 के आसपास रैंक लाते हो तो तुम्हें आईआईटी दिल्ली का कोई भी ब्रांच मिल जाएगा 3000 के आसपास। बट इसमें भी सीएस का यहाँ भी दिक्कत है, सीएस चाहिए यहाँ का तो अंडर 1000 लाना पड़ेगा, क्योंकि सीएस का हर जगह डिमांड रहता है। चलो वो सब अलग अलग पूछ रहे हो सर। आईआईटी और एनआईटी में आईआईटी मद्रास के लिए कितनी रैंक हो? अब देखो यहाँ पे ओवरऑल में बताऊं तो मैं एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें जैसे टॉप लेवल का एनआईटी और लो लेवल का आईआईटी। देखो ऐसा कुछ होता नहीं कि आईआईटी लो लेवल का, बट जो पुराने 7 to 8 आईआईटी पुराने हैं वो अच्छे हो गए हैं, मतलब उसको अच्छा माना जाता है। जो न्यू आईआईटी खुले हैं उसके बिल्डिंग बन ही रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग अभी उतने अच्छे नहीं कंसिडर करते जो नए आईआईटी हैं। और जो पुराने एनआईटीज हैं वो नए आईआईटी से काफी बेहतर है। जो पुराने एनआईटीज हैं जो अच्छे टॉप 10 में एनआईटीज में हैं वो आईआईटी से अच्छे होते हैं। तो वो सारी चीजें जब 12th में जाओगे एग्जाम दोगे तो धीरे धीरे चीजें तुम्हें पता चलते रहेगा उसमें। अभी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। अभी जो तुम्हें काम करना है कि अपना 100% देना है, तुम्हें लेक्चर ध्यान से अटेंड करना है, और उसका जो बुकलेट होता है रेजिडेंस का, जैसे कि यहाँ पे गायत्री बता भी रही थी यहाँ पे, उसमें क्या है कि तुम्हारे रेजिडेंस के बुकलेट से क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली मेंस के पेपर में, एडवांस के पेपर में इवन या उसके आसपास। तो तुम्हें यही काम करना है अभी, तो बुकलेट और डीपीपी सॉल्व करने पे फोकस करना है और लेक्चर नोट्स को रिवाइज करते रहना है प्रॉपर, यही तो काम करना है तुम्हें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो इसमें जो रिएक्शन होता है यहाँ पे RCH2NH2, अब सुदर्शन बोलो सर आईआईटी और ट्रिपल आईटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल आईटी IIIT में ये क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी, और ट्रिपल आईटी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ Information टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिलने मतलब वहाँ पे सीएस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
आईटी का जो ब्रांच होता है उसी से रिलेटेड आता है वहाँ पे। वैसे अदर ब्रांचेस के भी मतलब होते हैं वहाँ पे, बट स्टार्टिंग में जो ओपन हुआ था ट्रिपल आईटी, उसका मोटिव वो था कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि कंप्यूटर साइंस से मिलता जुलता ही ब्रांच है उसके लिए था। बाकी दूसरे ब्रांचेस के भी एडमिशन होते हैं वहाँ पे अब ट्रिपल आईटी में। तो आईटी काफी। सर हाँ, बताओ। सर ये हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला ही हिंसबर्ग है ये? नहीं, ये अलग है। ये तुम जो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े होगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सर वो तो अलग पार्ट है। हाइजेनबर्ग है ना। वो Yes, अनसर्टेनिटी हम प्रिंसिपल जो Heisenberg। रहा था वो अलग है, ये अलग रिएजेंट है यहाँ वो हाइजेनबर्ग है। पे। वहाँ पे हाइजेनबर्ग था, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, वो अलग है वहाँ पे सर वो। वो जर्मनी का साइंटिस्ट है। ठीक है, वो वहाँ पे मतलब वो हाइजेनबर्ग जो भी है वहाँ पे, वो फिजिकल केमिस्ट्री का था, वो अलग हाँ पार्ट सर है वहाँ उसने पे। गलत। तो ठीक है, वो देखते हैं यहाँ पे। ये क्या रहा है, पीएच SO2Cl। जो ठीक है शेखर, जो भी है वो पीएच SO2Cl। यहाँ पे क्या होगा, जो फाइनली कोड बनता है इस केस में RCH2NH S डबल बॉन्ड O पीएच। और इसका रिएक्शन जब किसी बेस के साथ होता है, यहाँ पे कोई भी बेस, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो चाहे पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो, कोई भी बेस के साथ कराओगे, जैसे ये बेस के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पे है, ये जो कंपाउंड होता है यहाँ पे है, ये कंपाउंड सोल्यूबल हो जाता है यहाँ पे, सोल्यूबल इन बेस। और ये कंपाउंड अगर सोल्यूबल हो जाता है तो पहले तो हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी अमाइन के साथ जब रिएक्ट करता है, एक ये कंपाउंड बन जाता है RCH2NH H डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड और पीएच। दैट मींस ये Cl और एक H अमाइन का, ये HCl बन के बाहर जाता है और एक ये ऑर्गेनिक कोड बन जाता है यहाँ पे। और इस प्रोडक्ट का अगर रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो वो क्या होता है, ये कंपाउंड बेस के साथ रिएक्ट कर जाता है, दैट मींस बेस में सोल्यूबल हो पाता है वो। और बेस में अगर सोल्यूबल हो गया हम लोग समझ पाएंगे कि ये प्राइमरी अमाइन ही रहा होगा। जबकि अगर सेकेंडरी अमाइन होता है यहाँ पे RNH और ये क्या हो R हो, ये सेकेंडरी अमाइन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सेकेंडरी अमाइन जब होगा यहाँ पे तो PH SO2Cl, इसी को क्या बोलना है, हिंसबर्ग रिएजेंट। एक क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो क्या रखना है, PH SO2Cl। पीएच क्या, फिनाइल रिंग बेंजीन रिंग। और इसका रिएक्शन जब होता है यहाँ पे RNR, यहाँ पे जो कोड बनता है इस केस में S डबल बॉन्ड O PH। अब इसका रिएक्शन अगर किसी बेस के साथ करा होगा, यहाँ पे कोई भी बेस ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जैसे रिएक्शन होता है इस कंपाउंड के साथ, अब ये बेस में जो कंपाउंड है वो इनसोल्युबल होता है, इनसोल्युबल इन बेस, इनसोल्युबल इन बेस। और बेस में अगर इनसोल्युबल है तो हम लोग समझ पाएंगे वो सेकेंडरी अमाइन ही रहा होगा। और बेस में अगर बेस में सोल्युबल हो जा रहा है तो प्राइमरी अमाइन। जबकि टर्सरी अमाइन अगर आ रहा है इसमें RNR और यहाँ पे R आ रहा हो और इसका रिएक्शन PH SO2Cl इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता इस केस में, एक ये याद रखना था। यहाँ पे इसमें क्या रखोगे, नो रिएक्शन, इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। यहाँ पे जब टर्सरी अमाइन होगा तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। सेकेंडरी अमाइन होगा तो रिएक्शन होता है, बट जो कोड बनता है वो बेस में इनसोल्युबल होता है। और जब प्राइमरी अमाइन रहेगा तो जो कंपाउंड बनता है वो बेस में सोल्युबल होता है। इसी बेसिस पे हिंसबर्ग रिएजेंट से हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोट भी लिख लेते हैं, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, it is used to distinguish between, it is used to distinguish between primary, secondary and tertiary amine.
इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। अब मान लो कि 3 अलग अलग बीकर में तुम्हारे पास अमाइन दिया गया है, किसी एक में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रखा गया अलग अलग। उसमें से तुम्हें पता करना कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा है, किस टेस्ट से पता कर पाओगे, जो कि क्लियरली यहाँ पे बताया जा रहा है। हिंसबर्ग रिएजेंट। बिल्कुल हिंसबर्ग रिएजेंट से हम लोग पता कर पाएंगे कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, 1 मिनट वेट करो। काफी आसान है, तुम लोग सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर पाओगे वो। चलो पहले तो यहाँ तक कॉपी करो सब लोग, क्वेश्चन देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था। डन सर। 1 minute, sir. कर लो, कॉपी कर लो। बस तुम्हें ये सोचना है हमेशा कि आईटी कॉलेज तक पहुंच गए एक बार। कोई भी एक आईटी जो पुराने जिसमें है, चाहे बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कानपुर, आईटी खड़गपुर, चेन्नई हो, आईटी गुवाहाटी हो, जो भी मतलब जो पुराने आईटीज हैं, उसमें एक बार पहुंच गए, दैट मीन्स आगे का लाइफ एक तरह का सिक्योर मान सकते हो, बहुत ज्यादा सेफ है और बहुत आगे तक जा सकते हो, या एनआईटीज में अगर टॉप के एनआईटी में पहुंचे। उसके लिए तुम्हें बस 2 साल कंटिन्यूस मेहनत करना पड़ेगा। कभी टेस्ट होता है, कभी कम स्कोर भी आए, कभी ज्यादा स्कोर भी आएगा, बट तुम्हें अपना काम अगर 2 साल 100% दोगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ये मान के चलना है तुम्हें। अगर तुम अपना 100% दे रहे हो तो तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि कौन लोग 100% दे रहे हो, क्लास के अलावे 7 to 8 आवर कौन सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इतना अगर स्टडी कर रहे हो, दैट मीन मैं मानूंगा तुम अपना 100% दे रहे हो। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग? Yes, sir. तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद, तो मैं एक ही क्वेश्चन इसको मैं कंप्लीटली लिख देता हूँ। आइडेंटिफाई द कंपाउंड that will react with Hinsberg reagent to give a solid which dissolve in alkali। अल्कली बोलने का मीनिंग क्या होता है? बेस। बेस। Base. अल्कली बोलने का मीनिंग क्या है? बेस। मैं क्वेश्चन एज इट इज लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन था वहां पे। ऑप्शन है इसमें सर तुम्हारा। एल्कलीन, हाँ बताओ। सर एल्कलीन वो बेस होता है ना जो डिसॉल्व होते हैं वाटर में। बिल्कुल, अल्कली क्या है? अल्कली मतलब बेस, NaOH KOH जो भी वहां पे। और डिजॉल्व का मतलब क्या? वो सोल्यूबल है वहां पे। डिजॉल्व बोलने का मतलब क्या है वहां पे? एक ऐसा और आ जाता है डिजॉल्व इन अल्कली, दैट मींस वो सोल्यूबल है। ऑप्शन है तुम्हारा NO2, बी में NH, सी ऑप्शन है NH2 और डी ऑप्शन है तुम्हारा इसमें NCH3। आंसर क्या आ जाता है इसका बताओ? सर सी ऑप्शन। सर बी।
बी ऑप्शन सर। ये तुम्हारा नीट का संडे का जो पेपर हुआ था उसमें ये था क्वेश्चन। सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन। आंसर क्या आया था तुम्हारा इसमें? सी। E. हिल्सबर्ग एजेंट के साथ रिएक्ट भी करे और वो क्या हो, हिल्सबर्ग एजेंट टू गिव अ सॉलिड, जो सॉलिड दे रहा व्हिच डिजॉल्व इन अल्कली। यहाँ पे क्या था, अल्कली में डिजॉल्व कौन होगा, जो सोल्यूबल, डिजॉल्व हो क्या सोल्यूबल हो, तो सोल्यूबल कौन हो रहा था अल्कली में, बेस में कौन डिजॉल्व हो रहा था, प्राइमरी अमाइन। तो बस इसमें चेक करना था कि प्राइमरी अमाइन Yes, कौन sir. था, ये तो क्वेश्चन था। जब देख रहे हो कि नीट में किस तरह का क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है तुम्हारा, बस इतना पता है कि हिल्सबर्ग एजेंट जो दे रहा है यहाँ पे है वो बेस में कैसा होता है, फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वहां पे है वो क्या होता है, अल्कली में सोल्यूबल कौन सा होगा प्राइमरी, इनसोल्यूबल कौन सा होगा सेकेंडरी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हिच डज नॉट डिजॉल्व इन अल्कली, दैट मींस क्या आ जाता है इसमें बी। इस टाइप से तुम्हें याद रखना है। तो ठीक है, सर, आगे ये बढ़ता वाला हूँ, इसमें यहाँ पे नेक्स्ट है सर, ये वाला नाइट्रो है ना? ये स्टार्टिंग क्या है, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। तो और कुछ बता रहे हो? और शिवानंद कह रहा है कि सर आसानी से 4 मार्क मिल गए, तो आसान ही रहता है, बट अभी पढ़ लिए 2 साल के बाद अगर ये चीज याद नहीं रहेगा तुम्हें तो फिर नहीं कर पाओगे, तो रिवीजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है तुम्हारा। नेक्स्ट है इसमें तुम्हारा एक टेस्ट है 4, अमाइन का ही अलग अलग टेस्ट है। फर्स्ट क्या था, कार्बालिमिन टेस्ट, सेकंड क्या था, हॉफमैन मस्टर्डाइल टेस्ट, थर्ड क्या, हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट, फोर्थ है इसमें सोडियम नाइट्राइट टेस्ट। सोडियम नाइट्राइट टेस्ट। और जो तुम्हारा जेई मेंस का लेवल रहा था वो ऑलमोस्ट नीट के जैसा ही लेवल रहा था, थोड़ा सा ज्यादा रहता है बट इसी के आसपास का रहता है, बाकी एडवांस का लेवल अलग रहता है बिल्कुल। सोडियम सर नाइट्राइट नीट क्या में होता भी है? 2 पेपर होते हैं। हाँ बताओ। नीट में भी एडवांस ऐसा पेपर होता है बाद में? नहीं, नीट में एक बार बस पेपर, एक ही पेपर होता है, एक पेपर पास कर गए, एक पेपर क्लियर हो गया तुम्हारा, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या जो भी मेडिकल कॉलेज पहुंच सकते हो। सर, एडवांस के प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है लेकिन। बिल्कुल, एडवांस का तो प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट नहीं, अगर ढंग से पढ़ोगे तो उसका भी पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, बट एडवांस का अगर 100% की बात करूं मैं, ओवरऑल जो मार्क्स है उसमें तुम 40% भी स्कोर कर लेते हो एडवांस के पेपर में, तुम्हारा आईटी में सिलेक्शन हो जाता है, आईटी कॉलेज पहुंच सकते हो। तो क्वेश्चन का लेवल तो टफ रहता है एडवांस का, नीट के कंपेरिजन में काफी टफ होता है एडवांस का पेपर। बिल्कुल उत्कर्ष पहले 2006 से पहले एडवांस का पेपर, जे एडवांस का सब्जेक्टिव होता था, अब जाके ऑब्जेक्टिव किया है, बट अभी भी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिंगल करेक्ट भी है, मल्टीपल करेक्ट भी है, इंटीजर भी है, मेजर कॉलम भी है, कंप्रीहेंशन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन एडवांस का आता है। बट एडवांस में बस तुम्हें यही करना, मैंने बताया अभी कि चाहे मेन्स हो एडवांस हो, 2 साल तुम अपना अगर 100% देते हो, डेली बेसिस पे 7 to 8 आवर सेल्फ स्टडी करते हो, होमवर्क प्रॉपर करते हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है ना, ये काम करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। तो ठीक है, इसमें तुम देख रहे थे यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट टेस्ट, तो सोडियम नाइट्राइट टेस्ट जो होता है इसमें, सोडियम नाइट्राइट क्या होता है, बेसिकली NaNO2, और इसके साथ में एक एसिड भी लेते हैं जनरली हम लोग, HCl, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो सोडियम नाइट्राइट बोलने का मतलब NaNO2। अब इसका भी अगर रिएक्शन कराते हैं हम लोग, यहाँ पे है RCH2NH2, ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, यहाँ पे है, इसका क्वेश्चन भी तुम्हें बुकलेट में नहीं है यहाँ पे, बट एक टेस्ट ये भी होता है जिसको बस नोट कर लेना है। स्टार्टिंग का जो 3 टेस्ट वो काफी इंपॉर्टेंट था, कार्बाइलेमिन, हिल्सबर्ग एजेंट जो थर्ड में आ रहा था, और सेकंड में मस्टर्डाइल टेस्ट, और इसका जब रिएक्शन Na2HCl के साथ कराता है यहाँ पे है, इसमें जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, ये अल्कोहल बन जाता है तुम्हारा RCH2OH, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है।
और अगर नाइट्रोजन गैस रिलीज हो पाता है यहाँ से, तो हम लोग समझ पाएंगे कि ये प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रहा होगा। और ऐसा ही फिर यहाँ पे सेकेंडरी के लिए रहता है। यहाँ पे सॉरी, इसी में एक और एरोमेटिक वाला एग्जांपल देख लेते हैं। NaN2HCl। अब इसका जब रिएक्शन कराते हैं Na2HCl का, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है तो बन जाता है तुम्हारा N2+, और इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। तो अगर नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है तो हम बोल पाते हैं कि प्राइमरी एलिफेटिक एमीन होगा। और अगर N2 नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है, ये क्या रहेगा यहाँ पे, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। सर वो बेंजीन के बाद क्या लिखा है? बेंजीन डाइजोनियम, DIAZO, ये बेसिकली जेड कर्सिव में इस टाइप से लिखा जाता है, DIAZONIUM, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजो ZONIUM, डाइजोनियम। तो जब प्राइमरी एलिफेटिक एमीन हो तो वहां पे नाइट्रोजन गैस रिलीज हो पाता है। प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रहा तो इसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं हो पाता। तो इस बेसिस हम लोग पता कर पाते हैं कि कौन सा एलिफेटिक कौन सा एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है। और इसमें सेकेंडरी टर्सरी के लिए भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ठीक है, क्वेश्चन सब लोग नोट कर लो, मैं इसी को रेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और एक पॉइंट ये भी, ऐसा नहीं कि जो पेपर तुम्हें अच्छा लग रहा है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो तीनों को प्रॉपर टाइम देना है तुम्हें। ऐसा नहीं कोई एक पेपर एक सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है सिर्फ उसी को पढ़ रहा है। तो तुम्हारा जो स्कोर आता है, फाइनल स्कोर जो आएगा तुम्हारा फाइनल स्कोर, तुम्हारा तीनों के बेसिस पे अगर तीनों पार्ट अच्छा रहेगा तो फिर अच्छा स्कोर आ पाएगा। तो तीनों पे प्रॉपर टाइम देना है। इसी में अगर सेकेंडरी अमाइन रहता है तुम्हारा RCH, RNHR, सेकेंडरी अमाइन, और इसका रिएक्शन अगर Na2 के साथ करते हो HCl, इसमें जो कंपाउंड बनता है बेसिकली यहाँ पे RN डबल बॉन्ड, और ये रहता है यहाँ पे जैसे पोर्ट बना, ये येलो कलर का रहता है, येलो आयली लिक्विड, OIL आयली लिक्विड। तो एरोमेटिक में भी नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी? नहीं, वही मैंने बताया था यहाँ पे कि एरोमेटिक और एलिफेटिक में कहीं डिफरेंस करोगे। N2 प्राइमरी जब रहेगा एलिफेटिक में, तो सिर्फ एलिफेटिक में नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है, इसमें कोई भी नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है। N2 इसमें इसी से कनेक्टेड दिखाया जा रहा है। तो मतलब एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस बताने के लिए? बिल्कुल, अगर पता करना हो कि कौन सा एलिफेटिक है कौन सा एरोमेटिक एमीन है प्राइमरी में, इसके बेसिस पे वो डिफरेंस कर पाएंगे। नाइट्रोजन गैस सर रिलीज 2 डिग्री में एरोमेटिक नहीं होता है ना? हाँ बताओ। 2 डिग्री में एरोमेटिक नहीं होता है ना? 2 डिग्री में भी एरोमेटिक रहता है, बट वो अलग पार्ट रहता है उसमें। 2 डिग्री में भी एरोमेटिक हो सकता है, बट वो रिएक्शन यहाँ पे नहीं देखना है हम लोगों को, वो अलग पार्ट रहता है। जब हम लोग 12 में पढ़ेंगे तो सारा रिएक्शन रहता है, बट यहाँ पे ओनली 2 डिग्री में एलिफेटिक एमीन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। और उसमें क्या बन जाता है तुम्हारा, आफ्टर रिएक्टिंग विथ Na2HCl, ये कंपाउंड बनता है जिसका कि कलर क्या होता है, येलो कलर का रहता है, येलो आयली लिक्विड बन जाता है यहाँ पे। और जैसे येलो कलर का आ गया तो हम लोग समझ पाएंगे वो सेकेंडरी अमाइन ही रहा होगा। और एक लास्ट रिएक्शन देख लोगे, RNR, टर्सरी एमीन हो, 3 डिग्री हो जाए, इसका रिएक्शन जब Na2 के साथ होता है यहाँ पे, इसमें कुछ स्टेबल कंपाउंड नहीं बनता। यहाँ पे बोल सकते हो इसमें जो कंपाउंड बनता है वो काफी अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल नाइट्रेट।
नाइट्राइट बेसिकली NO2 है, तो नाइट्राइट। यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ मैं कि सोडियम नाइट्रेट टेस्ट, सुन लो एक मिनट, कि सोडियम नाइट्रेट टेस्ट से प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रहा तो उसमें नाइट्रोजन रिलीज हो जाता है, एरोमेटिक एमीन है तो उसमें पीपीटी बना लेता है, ये सॉल्ट बन जाता है N2 प्लस Cl माइनस, तो प्लस माइनस में लिखा गया, दैट मीन्स ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है यहाँ पे सॉलिड में। सेकेंडरी अमाइन रहा था आफ्टर रिएक्टिंग विद Na2HCl, ये येलो आई लिक्विड बना लेता है, यहाँ पे येलो कलर का आ जाता है। और जब टर्सरी अमाइन होगा उसमें बोल सकते हो कि यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो काफी अनस्टेबल सा कंपाउंड आता है, अनस्टेबल नाइट्रेट। इसमें कोई स्पेसिफिक कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड नहीं बन पाता यहाँ पे। मतलब हिंसबर्ग और इसका एक ही काम है ना? बिल्कुल एक ही तरह का काम है, हिंसबर्ग रिएजेंट, या फिर ये बस रिएजेंट चेंज हो जाता है, उसमें पीएच सर SO2 अनस्टेबल यूज मतलब करते क्या? हैं और यहाँ पे Na2HCl, दोनों का एक ही तरह का यहाँ पे। सर प्रैक्टिकल में अनस्टेबल कंपाउंड हम कैसे पहचानेंगे? इसमें यहाँ पे देखना है कि जो टर्सरी अमीन होगा वो अनस्टेबल नाइट्राइट टाइप से होगा, वैसा कुछ स्पेसिफिक नहीं आ रहा होगा वहाँ पे। प्राइमरी में इस टाइप से आ रहा होगा, सेकेंडरी में इस टाइप से आ रहा है, टर्सरी में वैसा कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड बनता ही नहीं जो कि स्टेबल होगा। तो फिर क्या होगा? इसमें बोल सकते हो नो रिएक्शन टाइप से बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब कोई स्टेबल कंपाउंड है तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाता। सर अनस्टेबल नाइट्राइट मतलब? अनस्टेबल नाइट्राइट मतलब कुछ अमाउंट में इसमें जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे है, अगर देखोगे इसमें प्रोडक्ट R2N, इस टाइप से लिखो, इसमें R3N HNO2, इस टाइप का कंपाउंड बन पाता है यहाँ पे, जो कि अनस्टेबल होता है यहाँ पे। ये फर्दर किसी और पार्ट में ब्रेक हो जाता है वहाँ पे, कोई स्पेसिफिक कंपाउंड यहाँ पे नहीं बन पाता है। तो ठीक है, ये हम लोग देख रहे थे, फोर्थ टेस्ट था सोडियम नाइट्राइट टेस्ट। क्वेश्चन जब करो तो तुम्हें खुद आइडिया लगेगा कि सर ने जो बताया कि यहाँ पे रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बुकलेट, जब बुकलेट सॉल्व कर रहे होगे या जब लोग डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे रिएक्शन कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगा। बस नेम याद रखना है तुम्हें कि कौन सा टेस्ट किस ग्रुप के लिए होता है, और अमाइन के लिए तो अमाइन में किस टाइप के अमाइन के लिए, प्राइमरी के लिए या सेकेंडरी के लिए, बस ये याद रखना है तुम्हें। एक लास्ट टेस्ट है और भी है, 2 मिनट देख लोगे, यहाँ पे है एजोडाई टेस्ट, तो कॉपी करो पहले यहाँ पर, बस 2 मिनट में ये POC फिनिश हो जाएगा। इसमें 4-5 टेस्ट था, इसलिए पूरा लेक्चर इसी में लग गया, सिर्फ अमाइन के टेस्ट में। तो ठीक, मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे नोट करो, बाकी लोग अगर नोट कर रहे हो तो। लास्ट टेस्ट है इसमें एजोडाई टेस्ट। और एजोडाई टेस्ट जो है इसमें यहाँ पे है, ये मेनली किसके लिए आता है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन के लिए, सिर्फ इसी के लिए टेस्ट आता है, NH2 प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। और इसका रिएक्शन जब NaNO2 के साथ होता है, यहाँ पे है, हम लोग नीचे भी देख रहे थे ये रिएक्शन, इसमें जो कंपाउंड बन जाता है यहाँ पे है बेंजीन डाइजीन क्लोराइड, जो नीचे देख रहे हैं हम लोग, N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजीन क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन जैसे इस कंपाउंड के साथ होता है यहाँ पे तुम्हारा, इस कंपाउंड का नेम क्या है, कौन बताओगे? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, बिल्कुल करेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन। अब इसके रेस्पेक्ट में इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और इस कार्बन को बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन जब जब एक OH लगा दिया जाता है, इस कंपाउंड को बोलते हैं बीटा नेफ्थॉल। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन से ही बन जाता है ये नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल। और इसका रिएक्शन जब बेंजीन डाइजीन क्लोराइड के साथ कराते हैं, यहाँ पे है, तो मैं नीचे का भी पार्ट हटा देता हूँ, यहाँ पे है, जब इसका रिएक्शन यहाँ पे होता है, और इस केस में जो पीएच का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे जब रिएक्शन कराते हैं,
तो pH का वैल्यू 9 to 10 रहता है, और pH का वैल्यू अगर 9 to 10 है तो ये किस मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक या बेसिक? बेसिक 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 करेक्ट है, तो ये क्या होता है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है। और जब रिएक्शन होता है तो इसमें जो फाइनल बॉन्ड बनता है तुम्हारा इसमें N डबल बॉन्ड N pH दैट मींस बेंजीन को शॉर्ट में लिखा जाता है pH। फिगर दिखा दो इसको यहाँ पे, एक बेंजीन तो ये एच रहेगा यहाँ पे, और ये OH, ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, और इसी का कलर होता है यहाँ पे है ऑरेंज। इसका क्या यूज करते हैं डाई टेस्ट में, ऑरेंज डाई टेस्ट। तो डाई का मतलब जैसे कि हेयर डाई सुने होंगे, तो हेयर डाई का जब देखोगे उसमें जो बॉक्स होता है उसके अंदर एक पर्चा भी होता है, तो वो देखोगे वहां पे ये कलर, वहां पे ये कंपाउंड का नेम मेंशन होता है, वहां पे अलग अलग रहता है, बट वहां पे एज ए डाई टेस्ट। यहाँ पे तुम्हें याद बस इतना रखना है कि ये जो डाई टेस्ट कौन सा कंपाउंड देता है, ओनली प्राइमरी एरोमेटिक है, एरोमेटिक अमाइन। इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है अभी। और इसका जब ऑरेंज कलर देता है वो भी तो याद रखना बनता है, वो क्या रहता है, ये ऑरेंज कलर का पीपीटी देता है यहाँ पे। बट ये भी क्वेश्चन अभी नहीं तुमसे पूछा जाएगा कि एजो डाई टेस्ट, और एजो क्यों बोलते हैं इसको, तो एजो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे है, ये जो पार्ट रहता है एन डबल बॉन्ड एन को ही एजो बोला जाता है। इसमें एजो बन पाता है फाइनल प्रोडक्ट में, दैट मींस को बोला जा रहा है कि एजो, और ये डाई टेस्ट की तरह यूज किया जाता है एज ए डाई इसको। और इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज डाई। हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे थे, कुछ बताओ, कुछ डाउट हो तो ठीक है। तो इसमें जो याद रखने वाला पार्ट है, तो ओनली प्राइमरी एरोमेटिक एमीन गिव्स एजो डाई टेस्ट, इतना याद रखना। तो ठीक है, तो ये हमारा पीओसी आज कंप्लीट हुआ। एन डबल बॉन्ड एन वही एजो है। बिल्कुल, एन डबल बॉन्ड एन को ही इन जनरल क्या बोला जाता है, एजो। बाकी कंपाउंड में बट एन डबल बॉन्ड एन को ही एजो बोलते हैं, और इसमें एन डबल बॉन्ड एन आ रहा है, दैट मींस ये क्या एजो, इसी के नेम के बेसिस पे दिया गया है। सर हाँ बताओ। तो सोडियम नाइट्रेट और आइसोडाई टेस्ट को कैसे पहचानेंगे? अब वहां पे क्या होता है, एजो डाई टेस्ट में बेंजीन डाइजिन क्लोराइड तो बन ही जाता है, इसके आगे भी रिएक्शन कराते हैं बीटा नेप्थॉल के साथ, और जब बीटा नेप्थॉल का रिएक्शन होता है इस बेंजीन डाइजिन क्लोराइड के साथ, इस कंपाउंड के साथ, ये एक यहाँ पे ऑरेंज कलर का पीपीटी बनाता है यहाँ पे। बस 1 डिग्री एरोमेटिक की लेना। बिल्कुल, ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के लिए है, मैंने क्लियरली नीचे लिख रखा है, ओनली प्राइमरी एरोमेटिक एमीन गिव्स एजो डाई टेस्ट। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं वो होमवर्क डिस्कस कर पाएंगे। इसमें जो होमवर्क कर सकते हो तुम लोग, इसमें 1 मिनट वेट करो, क्या कर सकते हो इसमें होमवर्क। तो सेक्शन डी तक हो चुका था, आगे जो होमवर्क करोगे सेक्शन ई, सेक्शन एफ और सेक्शन जी। एक्सरसाइज सर 1 सर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स भी तो बाकी है। बिल्कुल हम लोग करेंगे वो, ये मैंने पीओसी वाला पार्ट बताया, वो पीओसी वाले पार्ट में नहीं है। सेक्शन ई, एफ और जी, तुम्हें ये तो पहले होमवर्क दे रखा था, एफ और जी कर लोगे, दैट मींस ये तीनों डिस्कस करना है, एफ जी। अब देखो इसमें करना क्या है, सब लोगों के पास बुकलेट है। अब देखो इसमें अगर देखोगे, इसमें 1 मिनट वेट ही कर लो, इसमें 2 पार्ट में है बुकलेट, अगर देखोगे सर कोई, एक पार्ट है उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स सेक्शन एच में, और सेक्शन आई में दिया गया है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। यस सर। तो सेक्शन आई में जब देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, तो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े होगे तुम लोग, क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री यूज होगा। तो तुम लोग बताओ पहले कि फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ टर्म जो यूज होता है, मोलरिटी और मोलैलिटी, ये पढ़ लिए तुम लोग, यस सर। मोलरिटी और मोलैलिटी। तो ठीक है, यस सर। पढ़ लिए, तो इसी चीजों का यहाँ पे यूज होना, दैट मीन्स देखोगे उस वाले पार्ट में तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है,
कंप्लीटली फिजिकल का पार्ट है। वो ये जो सर बस पार्ट है हम EFG लोग- करना है हाँ बताओ। सर, सेक्शन EFG करना है। बिल्कुल, ये तुम्हारा होमवर्क है। नो सेक्शन एच और सेक्शन आई नेक्स्ट क्लास में पहले थ्योरेटिकल देख भी लेंगे इसमें क्या है, बट इसके लिए अलग से नहीं देखना रहेगा। इसमें थ्योरी सफिशिएंट तुम्हारे बुकलेट में दिया गया है, तो बुकलेट से ये थ्योरी पढ़ लेंगे सेक्शन एच और आई, क्योंकि ये फिजिकल टाइप का तुम ऑलरेडी पढ़ रखते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में ये मोलरिटी सब हम लोग सिर्फ वहां पे एक बार फिर भी देख लेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको। ओके सर। चलो ठीक है, ये कंप्लीट होमवर्क करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बट एक ये कर, जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हो तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को जितना भी थ्योरी एक बार अच्छे से रिवाइज करो, देन क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो इसका। ओके, थैंक यू चलो सर। ठीक है, हम सेशन एंड करते हैं फिर यहीं पे अभी। थैंक यू सर, थैंक यू बाय। सर। ओके बाय। हाँ सुदर्शन, क्या बोल रहा हूँ सर, मेंस में कितनी रैंक आनी चाहिए? मेंस में तुम्हारा वैसे कोशिश करो कि 15,000 के अंदर तुम्हारा रैंक आ जाए, बट होता क्या है, 2 मिनट सुन लोगे इसमें, कि मैंने बताया था कि 15,000 के आसपास तुम्हारा आईटी में सीट्स है और 18,000 के आसपास तुम्हारा एनआईटीज में सीट होता है। अगर तुम्हारा रैंक अगर 25,000 भी आता है जेई मेंस में, तो तुम्हें एनआईटी कॉलेज मिल सकता है। क्यों मिल जाएगा? अब बोलो सर 18,000 ही सीट है, अब बोलना कि 25,000 रैंक आने पे भी मिल जाएगा। उसका रीजन ये है कि जो बच्चे मेंस का भी देते हैं एग्जाम और एडवांस का भी एग्जाम देते हैं, इसमें से ही कुछ बच्चे आईटी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, इसमें सीट खाली रह जाता है। 25,000 तक भी तुम्हें मिल सकता है, बट बेटर है कि 15,000 के अंदर अगर लाते हो या 18,000 के आसपास, तो तुम्हें श्योर है कि मिल जाएगा कॉलेज। बिल्कुल उत्कर्ष, सीएस चाहिए आईटी बॉम्बे का, तो आईटी में तुम्हें एडवांस में 200 के अंदर रैंक जो तुम्हारा अंडर 2,000 हो, सॉरी 200। बाकी अलग अलग कॉलेज पे डिपेंड करता है। परसेंटाइल कितना होना चाहिए? तो परसेंटाइल जो होना चाहिए तुम्हारा 98 या इवन 98 प्लस परसेंटाइल है तो तुम्हें एनआईटी में भी एडमिशन मिल सकता है, अगर मैं परसेंटाइल वाइज बात करूं। तो ठीक है, ये चीजें तुम्हें इंफॉर्मेशन बीच बीच में मिलता रहेगा, अभी बस तुम्हें पढ़ाई करना है। तो ठीक है, मैं अभी सेशन एंड करता हूँ। आईटी खड़गपुर के लिए प्रथमेश, उसके लिए तुम्हारा वही है, अंडर 5,000 रैंक लाओ तो मिल जाएगा आईटी खड़गपुर भी एडवांस में। तो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिर अभी यहीं पे। बाय सर।